नमस्ते दोस्तों। आज हम किसी साधारण किताब की बात नहीं कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं उस सॉफ्ट स्किल की जिसे सीखे बिना कोई भी इंसान कभी भी अमीर नहीं रह सकता। आपने रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड सुनी होगी, जहां उन्होंने एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में बताया। लेकिन आज हम उससे एक कदम और आगे बढ़ेंगे। हम मॉर्गन हाउसेल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के जरिए यह जानेंगे कि पैसा गणित मैथ से नहीं बल्कि आपके बर्ताव बिहेवियर से चलता है। एक सच्ची कहानी से शुरुआत करते हैं। दो लोगों की कल्पना कीजिए। एक है रोनाल्ड रीड, जो एक छोटा सा काम करने वाला सफाई कर्मचारी और गैस स्टेशन अटेंडेंट था। उसने अपनी पूरी जिंदगी एक साधारण घर में गुजारी, लेकिन जब 92 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हुई तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। उसके पास $80 लाख, लगभग 65 करोड़ रुपए की संपत्ति थी। उसने वह पैसा चैरिटी और अस्पताल को दान कर दिया। दूसरी तरफ है रिचर्ड फस्कोन। वह हार्वर्ड से पढ़ा हुआ एक दिग्गज इन्वेस्टमेंट बैंकर था। वह इतना अमीर था कि उसके घर में 11 बाथरूम और 2 स्विमिंग पूल थे। लेकिन 2008 की मंदी में उसने सब कुछ खो दिया। वह दिवालिया हो गया और उसका घर नीलाम हो गया। सवाल उठता है, एक अनपढ़ सफाई कर्मचारी इतना सफल कैसे हुआ और एक हार्वर्ड का जीनियस सड़क पर कैसे आ गया? जवाब, क्योंकि पैसा कमाना इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप कितने स्मार्ट हैं, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि आप बर्ताव कैसा करते हैं। दूसरों के निवेश इन्वेस्टमेंट को देखकर कहते हैं कि यह पागलपन है। कोई बिटकॉइन में पैसा डाल रहा है तो कोई एफडी में, लेकिन लेखक कहते हैं कोई भी पागल नहीं है। हम पैसों को लेकर जो भी फैसले लेते हैं वे हमारी किताबों की पढ़ाई से नहीं बल्कि हमारे जीवन के अनुभवों से तय होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपका जन्म तब हुआ जब शेयर बाजार बहुत अच्छा चल रहा था तो आप शेयर बाजार को एक सुनहरा मौका मानेंगे। लेकिन अगर आपका जन्म तब हुआ जब मार्केट बार बार क्रैश हो रहा था तो आपको शेयर बाजार जुआ लगेगा। ऑडियो बुक प्लग्ड की गहरी सीख। हम में से हर कोई अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर पैसों का फैसला लेता है। इसलिए दूसरों की नकल करना बंद करें। आपके पड़ोसी के लिए जो निवेश सही है जरूरी नहीं कि वह आपके लिए भी सही हो। अपनी वित्तीय स्थिति और अपनी भावनाओं को समझें, क्योंकि यहाँ कोई भी पागल नहीं है। हर कोई अपनी दुनिया में सही है। पैसे की दुनिया में 2 जुड़वां भाई हैं, भाग्य लक और जोखिम रिस्क। हम अक्सर सफलता का पूरा श्रेय अपनी मेहनत को देते हैं और असफलता का दोष दूसरों पर मढ़ देते हैं। लेखक यहाँ बिल गेट्स का एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण देते हैं। 1968 में पूरी दुनिया में करोड़ों बच्चे हाई स्कूल में थे, लेकिन बिल गेट्स उस स्कूल लेकसाइड स्कूल में थे जहां उस समय का सबसे आधुनिक कंप्यूटर मौजूद था। बिल गेट्स ने खुद माना है कि अगर लेकसाइड स्कूल न होता तो आज माइक्रोसॉफ्ट न होता। ये भाग्य था। उनके साथ उनका एक और दोस्त था, केंट इवांस। केंट भी बिल गेट्स जितना ही होनहार था, लेकिन केंट 1975 में बिल गेट्स के साथ ही माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की मृत्यु एक पर्वतारोहण माउंटेनियरिंग दुर्घटना में हो गई। करोड़ों में से एक चांस था बिल गेट्स बनने का, लक, और करोड़ों में से एक चांस था केंट इवांस जैसा हादसा होने का, रिस्क। कभी भी किसी की सफलता से इतने प्रभावित न हो कि आप किस्मत के रोल को भूल जाएं, और कभी भी अपनी विफलता से इतने निराश न हो कि आप यह मान लें कि आप काबिल नहीं हैं। दुनिया बहुत बड़ी और पेचीदा है। दोस्तों, अब हम उस बीमारी की बात करेंगे जो कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक है, और वह है और ज्यादा की भूख। लेखक मॉर्गन हाउसेल यहाँ 2 बेहद अमीर लोगों का उदाहरण देते हैं, रजत गुप्ता और बर्नी मैडॉफ। रजत गुप्ता एक अनाथ बच्चे थे, लेकिन अपनी मेहनत से वे गोल्डमैन सैक्स के डायरेक्टर और मैकिन्से के सीईओ बने। उनके पास $100 मिलियन, लगभग 800 करोड़ रुपए की संपत्ति। अगर वे उस पैसे को बैंक की साधारण एफडी में भी रखते तो उनकी आने वाली 7 पीढ़ियां ऐश करती। लेकिन उन्हें करोड़पति से अरबपति बनना था। इस लालच में उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग जैसा गैर कानूनी काम किया और अपना नाम, इज्जत और पैसा सब खो दिया। अगर आप गोल पोस्ट को बार बार हिलाते रहेंगे तो आप कभी भी मैच नहीं जीत पाएंगे। अमीर बनने का सबसे कठिन हुनर यह जानना है कि मेरे लिए कितना काफी है। अक्सर हम अपनी तुलना उन लोगों से करते हैं जो हमसे ऊपर हैं,
मध्यम वर्ग अपनी तुलना अमीरों से करता है, अमीर अपनी तुलना अरबपतियों से करते हैं। ये एक ऐसी सीढ़ी है जिसका कोई अंत नहीं है। याद रखिए, वह चीज दांव पर लगाना जिसकी आपको जरूरत है, उस चीज को पाने के लिए जिसकी आपको जरूरत नहीं है, सरासर मूर्खता है। अब बात करते हैं निवेश की दुनिया के भगवान माने जाने वाले वॉरेन बफे की। हर कोई उनके जैसा अमीर बनना चाहता है, लेकिन कोई भी उनके जितना धैर्य नहीं रखना चाहता। वॉरेन बफे की आज की कुल संपत्ति लगभग 100 बिलियन डॉलर से ज्यादा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसमें से 81.5 बिलियन डॉलर उन्हें तब मिले जब वे 65 साल के हो चुके थे। गणित बहुत सीधा है। बफे ने 10 साल की उम्र में निवेश शुरू किया था। वे एक अच्छे निवेशक हैं, लेकिन उनका असली राज इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि निरंतरता, कंसिस्टेंसी है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि दो दोस्त हैं। एक बहुत ही स्मार्ट है जो हर साल 25% का रिटर्न कमाता है, लेकिन वह केवल 10 साल तक निवेश करता है। दूसरा दोस्त औसत है जो सिर्फ 12% का रिटर्न कमाता है, लेकिन वह 40 साल तक निवेश करता रहता है। अंत में दूसरा दोस्त पहले वाले से कहीं ज्यादा अमीर होगा। निवेश में बड़ा धमाका करने की कोशिश न करें। छोटा निवेश करें, लेकिन उसे बहुत लंबे समय तक टिकने दें। पैसा गणित से नहीं, वक्त देने से बनता है। कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है, लेकिन यह तभी काम करता है जब आप इसे बीच में ना रोकें। अमीर बनना आसान है, लेकिन अमीर बने रहना बहुत मुश्किल। लेखक कहते हैं कि अमीर बनने के लिए आपको रिस्क लेना पड़ता है, लेकिन अमीर बने रहने के लिए आपको डर, ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट की जरूरत होती है। इतिहास ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जो रातों रात अमीर हुए और फिर सड़क पर आ गए। अमीर बने रहने के लिए आपको 2 चीजों की जरूरत है: अभेद्यता, इनविंसिबिलिटी। ये सोचना बंद करें कि आप कभी हार नहीं सकते। गलती की गुंजाइश, रूम फॉर एरर। अपने पास हमेशा इतना कैश या बैकअप रखें कि अगर मार्केट क्रैश हो जाए या आपकी नौकरी चली जाए तो भी आप खत्म ना हो। रॉबर्ट कियोसाकी ने भी यही कहा था कि एसेट्स बनाएं, लेकिन ऑडियो बुक प्लग्ड आपको यह बताना चाहता है कि उन एसेट्स की रक्षा करना भी उतना ही जरूरी है। वॉरेन बफे ने कभी भी उधार लेकर निवेश नहीं किया, क्योंकि वे जानते थे कि जिंदा रहना ही जीतने की पहली शर्त है। पैसे का सबसे बड़ा उपयोग क्या है? एक महंगी कार, एक प्राइवेट जेट? लेखक के अनुसार पैसे का सबसे बड़ा मूल्य यह है कि वह आपको अपने समय पर नियंत्रण, कंट्रोल ओवर टाइम देता है। खुशी का सबसे बड़ा स्रोत यह है कि आप जब चाहें, जो चाहें, जिसके साथ चाहें और जितनी देर तक चाहें कर सकें। अगर आपके पास करोड़ों रुपए हैं, लेकिन आपको हर सुबह उठकर उस काम पर जाना पड़ता है जिसे आप नफरत करते हैं, तो आप असल में अमीर नहीं बल्कि एक सुनहरे पिंजरे के कैदी हैं। अपनी बचत, सेविंग्स को एक ऐसी ढाल की तरह देखें जो आपको बुरे वक्त में नहीं कहने की ताकत देती है। जब आपके पास 6 महीने या 1 साल का बैकअप होता है तो आप अपने बॉस के सामने सर उठाकर बात कर सकते हैं। यही असली अमीरी है। दोस्तों, अब हम उस मानसिक जाल की बात करेंगे जिसमें आज की पूरी युवा पीढ़ी फंसी हुई है। लेखक इसे कहते हैं द मैन इन द कार पैराडॉक्स। कार में बैठा आदमी और उसका विरोधाभास। कल्पना कीजिए कि आप सड़क पर एक बहुत ही शानदार, चमकदार लाल रंग की फेरारी कार देखते हैं। आपके मन में तुरंत क्या ख्याल आता है? आप सोचते हैं, वाह, काश मेरे पास ये कार होती तो लोग मुझे कितना सफल, कितना पावरफुल और कितना कूल समझते। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ध्यान से सोचिए, क्या आपने कभी उस कार को चलाने वाले इंसान के बारे में सोचा? नहीं, आपका पूरा ध्यान उस कार पर था। असल में जब आप किसी को महंगी कार में देखते हैं तो आप उस ड्राइवर की इज्जत नहीं कर रहे होते, बल्कि आप उस कार को अपनी कल्पनाओं के लिए एक बैकड्रॉप की तरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यही सबसे बड़ी सच्चाई है। हम दूसरों को प्रभावित करने के लिए महंगी चीजें खरीदते हैं, लेकिन लोग उन चीजों से प्रभावित तो होते हैं पर आपकी इज्जत नहीं करते। वे बस यही सोचते हैं कि काश उनके पास वो चीज होती। अगर आप इज्जत और प्रशंसा पाना चाहते हैं तो वह महंगी गाड़ियों या घड़ियों से नहीं मिलेगी। वह मिलेगी आपकी विनम्रता, ह्यूमिलिटी, आपकी दयालुता, काइंडनेस और आपके चरित्र से। पैसा खर्च करके अमीर दिखना बहुत आसान है, लेकिन वास्तव में अमीर होना और उसे बनाए रखना बहुत मुश्किल।
लेखक मॉर्गन हाउसेल ने एक बहुत ही क्रांतिकारी बात कही है। अमीरी, रिचनेस और धन, वेल्थ में जमीन आसमान का फर्क है। अमीरी, बीइंग रिच, ये आपकी वर्तमान आय को दिखाता है। अगर कोई 1 करोड़ की कार चला रहा है तो वह रिच है, यानी उसने पैसा खर्च किया है। धन, बीइंग वेल्थी, वेल्थ वो पैसा है जो अभी तक खर्च नहीं किया गया है। वेल्थ वो है जो आपके बैंक अकाउंट में है, आपके शेयर्स में है, आपके एसेट्स में है, जिसे आपने दुनिया को दिखाने के लिए खर्च नहीं किया। हम अक्सर लोगों को उनके खर्चों से जज करते हैं। अगर कोई साधारण गाड़ी चला रहा है तो हमें लगता है कि वह गरीब है, लेकिन हो सकता है कि उसने अपनी सारी कमाई निवेश की हो और वह वास्तव में वेल्दी हो। रिच दिखना बहुत आसान है, बस कर्ज लीजिए और चीजें खरीद लीजिए। लेकिन वेल्दी होने के लिए अनुशासन, डिसिप्लिन चाहिए। वेल्थ आपको विकल्प और इन्हिबिशंस देती है, आजादी देती है और सुरक्षा देती है। दिखावा आपकी वेल्थ को खा जाता है। याद रखिए, दुनिया में सबसे अमीर लोग वो नहीं हैं जो सबसे ज्यादा खर्च करते हैं, बल्कि वो हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा बचाकर सही जगह लगाया है। अब बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, मैं निवेश कैसे शुरू करूं? मेरे पास तो ज्यादा पैसे ही नहीं बचते। लेखक कहते हैं कि बचत, सेविंग्स करने के लिए आपको किसी बड़े कारण या घर खरीदने के लक्ष्य की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ बचत के लिए बचत करनी चाहिए। बचत करने के 3 तरीके हैं। अपनी आय बढ़ाएं, जो कि मुश्किल है। अपनी निवेश की स्किल बढ़ाएं, जिसमें रिस्क है। अपनी ईगो को कम करें, जो आपके हाथ में है। आपकी बचत आपके अहंकार और आपकी आय के बीच का अंतर है। अगर आप ये सोचना छोड़ दें कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, तो आपकी बचत अपने आप बढ़ जाएगी। बचत की गई राशि आपके लिए समय खरीदती है, या आपको उस दिन के लिए तैयार करती है जब शायद आपकी नौकरी न रहे या आपको कोई बहुत बड़ा मौका मिले। बिना किसी लक्ष्य के की गई बचत ही वह अदृश्य शक्ति है जो आपको जीवन के झटकों से बचाती है। इतिहास के सबसे सफल लोग वो नहीं हैं जिन्होंने सबसे सही भविष्यवाणियां की, बल्कि वो हैं जिन्होंने अपनी योजना में गलती की गुंजाइश रखी। वॉरेन बफे हमेशा कहते हैं कि अगर आप 100 फीट गहरा गड्ढा पार कर रहे हैं तो आपके पास 105 फीट लंबा पुल होना चाहिए। पैसे के मामले में इसका मतलब है कि आपको कभी भी अपना आखिरी रुपया दांव पर नहीं लगाना चाहिए। अपनी रणनीति में हमेशा बुरा से बुरा क्या हो सकता है, वर्स्ट केस सिनेरियो को शामिल करें। अगर आपका पूरा भविष्य सिर्फ एक निवेश या एक नौकरी पर टिका है तो आप बहुत बड़े रिस्क में हैं। आपके पास हमेशा इतना कैश रिजर्व होना चाहिए कि अगर दुनिया की अर्थव्यवस्था 2 साल के लिए रुक भी जाए तो भी आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। दोस्तों, यहाँ मॉर्गन हाउसेल एक बहुत ही व्यावहारिक बात करते हैं जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हर चीज की एक कीमत होती है। जब आप कोई नई कार खरीदते हैं तो आप उसकी कीमत चुकाते हैं, लेकिन जब आप निवेश, इन्वेस्टिंग की दुनिया में कदम रखते हैं तो वहां की कीमत रुपयों में नहीं बल्कि अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी, डर और पछतावे में चुकानी पड़ती है। ज्यादातर लोग निवेश शुरू तो करते हैं, लेकिन जैसे ही मार्केट 10% या 20% नीचे गिरता है, वे डर कर बाहर निकल जाते हैं। वे इसे नुकसान की तरह देखते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं कि मार्केट की इस गिरावट को जुर्माना, फाइन मत समझिए। इसे एंट्री फीस, एडमिशन फी समझिए। यह वो कीमत है जो आप भविष्य में मिलने वाले बड़े रिटर्न के लिए आज चुका रहे हैं। अगर आप शांति से सोना चाहते हैं तो आपको यह स्वीकार करना होगा कि मार्केट हमेशा आपके हिसाब से नहीं चलेगा। जैसे एक अच्छी फिल्म देखने के लिए आप टिकट के पैसे देते हैं, वैसे ही अमीर बनने के लिए आपको मानसिक शांति की थोड़ी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। पैसे की मनोविज्ञान में एक और बड़ी बाधा है, एंड ऑफ हिस्ट्री इल्यूजन। एंड ऑफ हिस्ट्री इल्यूजन। हम आज जो सोचते हैं हमें लगता है कि हम हमेशा वैसा ही सोचेंगे। जब आप 20 साल के होते हैं तो आपको लगता है कि आपको कभी शादी नहीं करनी और सिर्फ घूमना है। जब आप 30 के होते हैं तो आपको एक छोटा परिवार और घर चाहिए होता है, और 60 की उम्र में आपकी प्राथमिकताएं कुछ और होती हैं। ऑडियो बुक प्लग्ड का कड़वा सच। लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना जितना सुनने में आसान है, असल में उतना ही मुश्किल है, क्योंकि समय के साथ आप बदल जाते हैं।
आपकी ज़रूरतें और आपके सपने बदल जाते हैं। इसलिए अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बहुत ज़्यादा सख्त, रिजिड न बनाएं। उसे लचीला रखें ताकि बदलते वक्त के साथ आप अपने फैसलों को बदल सकें। कभी भी अपनी पूरी संपत्ति किसी एक ऐसे लक्ष्य पर न लगाएं जो शायद 10 साल बाद आपको चाहिए ही ना हो। लेखक कहते हैं कि सफलता की राह बीच के रास्ते से होकर गुजरती है। बहुत ज्यादा बचत करना भी बुरा है क्योंकि आप अपना आज जीना भूल जाते हैं, और बहुत ज्यादा खर्च करना तो खैर बर्बादी है ही। पैसे के मामले में मॉडरेशन यानी संतुलन ही सबसे बड़ी कुंजी है। बहुत से लोग अमीर बनने के चक्कर में अपनी सेहत और अपने रिश्तों को दांव पर लगा देते हैं। लेकिन याद रखिए, अगर आपके पास करोड़ों रुपए मिले हैं लेकिन आपके पास उन्हें खर्च करने के लिए सेहत नहीं है या साथ देने के लिए परिवार नहीं है, तो आपकी पूरी वेल्थ बेकार है। पिछले लगभग 10 मिनट या इस लंबी मास्टर क्लास में हमने पैसों के मनोविज्ञान को गहराई से समझा। हमने सीखा कि पैसा गणित नहीं, बर्ताव है। चूहा दौड़ से बाहर निकलने के लिए अपनी ईगो को कम करना जरूरी है। कंपाउंडिंग का असली जादू वक्त देने में है। आजादी तो पैसे का सबसे बड़ा रिवॉर्ड है। और सबसे जरूरी विनम्रता, क्योंकि किस्मत का पलट जाए कोई नहीं जानता। अंत में मैं ऑडियो बुक प्लग्ड की तरफ से बस यही कहूंगा, पैसा कमाना एक कला हो सकती है, लेकिन उस पैसे के साथ खुश रहना एक साधना है। अपनी वेल्थ का दिखावा करने के बजाय उसे अपनी और अपनों की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करें। हमें उम्मीद है कि इस महाग्रंथ जैसी वीडियो ने आपकी सोच को एक नई दिशा दी होगी। अगर आप यहाँ तक हमारे साथ बने रहे हैं तो आप वाकई में अपनी आर्थिक जिंदगी को लेकर गंभीर हैं, और आप उन 1% लोगों में शामिल हैं जो सच में सफल होंगे। एक्शन स्टेप, आज ही अपनी डायरी निकालें और लिखें कि आपके लिए कितना काफी है। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया है तो ऑडियो बुक प्लग्ड को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें अपनी मनी साइकोलॉजी बदलने की जरूरत है। जल्द ही मिलेंगे एक और जीवन बदलने वाली किताब के साथ। तब तक के लिए जागरूक रहें और निवेश करते रहें।